तो गाइस सोशल इश्यूज़ हम कवर कर रहे थे और आज ये लास्ट वीडियो है। सोशल इश्यूज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अभी रिलीज़ की है, किसने? यूएनडीपी ने ही रिलीज़ करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाज रिलीज फॉर द फर्स्ट टाइम रिलीज़ हुई थी 1990 में। कौन रिलीज़ करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब जो 2019 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसमें क्या इसकी थीम है? बियॉन्ड इनकम, बियॉन्ड एवरेजेस, बियॉन्ड टुडे, इनइक्वालिटीज़ इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। मतलब 21st सेंचुरी में भी ह्यूमन डेवलपमेंट में कितनी इनइक्वालिटीज़ हैं उसके बारे में रिलीज़ किया गया है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये 5 कंपोजिट इंडेक्स को कवर करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इस रिलीज एज पार्ट ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंटल रिपोर्ट। HDI रैंक करता है 3 पैरामीटर पे: लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम। जो इंडिया का रैंक है वो 189 कंट्रीज़ में से 129 है, जिसका स्कोर आया है 0.647। ये कुछ थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है क्योंकि पिछले साल इसका रैंक 130 आया था। जो इंडिया का रैंक है वो 189 में से 129 है, जो कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है पिछले साल से जब 130 रैंक आया था। इंडिया में बिटवीन 1990 से लेकर 2018 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इंक्रीज़ हुई है 11.6 ईयर, स्कूलिंग ईयर्स भी इंक्रीज़ हुए हैं 3.5 ईयर्स और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी इंक्रीज़ हुई है 4.7 ईयर। पर कैपिटा इनकम भी रोज़ हुई है बाय ओवर 250%। इंडिया थोड़ा सा मार्जिनली बेटर है देन द साउथ एशियन एवरेज ऑन जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, और सबसे ज़्यादा ये लो करता है 162 कंट्रीज़ में से 122 ऑन द जेंडर इनइक्वालिटी, क्योंकि जेंडर इनइक्वालिटी इंडिया में बहुत परसिस्ट करती है अभी भी। SDG इंडिया इंडेक्स 2019, ठीक है, सबसे फर्स्ट मैगजीन अगर आपने देखी होगी तो उसमें हमने SDG जेंडर इंडेक्स किया था, जो कि इक्वल मेजर्स ने पब्लिश किया था। तो ये SDG इंडिया इंडेक्स है, तो ज़रा ध्यान से देखना कोई भी न्यूज़ अगर आप पढ़ते हो। ये रिलीज़ किसने किया है? नीति आयोग ने रिलीज़ किया इसका 2nd एडिशन। आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं जो कि हमारे 17 हैं, जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं। तो ये हम उसी का देखते हैं कि अभी हमने कितना इम्प्रूव किया है या कहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं। ये सारा काम कौन देखता है? इधर नीति आयोग देखता है। जो नीति आयोग डेवलप करता है SDG इंडिया इंडेक्स, किसके साथ कोलैब करके? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट एंड द UN। ये क्या करता है? प्रोग्रेस देखता है किसकी? इंडिया स्टेट्स की और यूटीज़ की टुवर्ड्स अचीविंग द 2030 SDG टारगेट। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्या काम करता है। इट फंक्शन एज अ टूल फॉर फोकस्ड पॉलिसी डायलॉग फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंट। कोई भी अगर पॉलिसी आया है, रूल आया है, वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, उसमें कितना फॉर्मुलेशन आया है, कितनी बातचीत हुई है उसके बारे में, ये सबको देखता है ये। It also helps in highlighting crucial gaps released to monitor SDGs and the need for improving statistical system at the national, state and UT level। देखते हैं अगर कोई गैप है जो हमें मॉनिटर करना है, जो हमें मतलब कि पीछे बैक कर रही है, बैकलॉग कर रही है, तो उसको भी सॉल्व आउट करता है। UN ने 232 इंडिकेटर्स पर डेवलप किया है इसको, जबकि नीति आयोग अपने कुछ 100 इंडिकेटर्स देखती है, विच आर ड्रॉन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंस्ट्रूमेंटेशन। नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है, ये किसका है? MOSPI का। इसी में नीति आयोग 100 इंडिकेटर देखती है, जबकि NIF के खुद के 306 इंडिकेटर हैं जो मॉनिटर करते हैं SDG की प्रोग्रेस को। जो SDG इंडिया इंडेक्स है मोर रोबस्ट है देन फर्स्ट एडिशन। देखो 2018 में जब हमने SDG इंडिया इंडेक्स निकाला था तब हमने 17 में से 13 गोल को कवर किया था, लेकिन अब जो 2019 में हमने इंडेक्स को निकाला है तो हमने 17 में से 16 गोल्स पे काम किया है। इसका मतलब SDG इंडिया इंडेक्स 2009 का ज़्यादा रोबस्ट है, ज़्यादा वाइड है। स्कोर क्या है? 0 से 100 के स्कोर में हम हर स्टेट को जज करते हैं, हर UT को जज करते हैं। अभी हमने देखा जितना अच्छा स्कोर करेगा, इसका मतलब वो स्टेट उतनी क्लोज है अचीविंग इट्स टारगेट। क्लासिफिकेशन 4 तरह से क्लासीफाई किया है: एस्पायरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर। जिसका 0 से 49 स्कोर है इसका मतलब वो एस्पायरेंट है, जिसका 50 to 64 स्कोर है के बीच में वो परफॉर्मर है, जिसका 65 to 99 है वो फ्रंट रनर है, अचीवर जिसका पूरा 100 स्कोर है। अब हाइलाइट्स क्या है? पहली बात ये है कि इंडिया ने इम्प्रूव किया है 57, जो कि 2018 में था, अब 60 आया है, और हर स्टेट और UT या तो परफॉर्मर की कैटेगरी में या फ्रंट रनर की कैटेगरी में है। सबसे अच्छा स्कोर करने वाली कौन है? केरल, जिसका स्कोर 70 है, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश, और सबसे कम जिसने स्कोर किया है वो कि बिहार है, जिसने स्कोर किया है 50। जो इम्प्रूव सबसे ज़्यादा किसने किया है? UP ने, उड़ीसा ने, सिक्किम ने। और मैक्सिमम गेन मतलब कहाँ हमने सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है?
गोल 6 मतलब क्वालिटी वाटर, गोल 7 दैट इज़ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, गोल 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब ने इंडिया में इम्प्रूव किया है। अब कुछ जगह ऐसी भी होगी जहाँ इंडिया ने लैग किया होगा, वो तो हमारा है ही। न्यूट्रिशन और जेंडर इक्वालिटी अभी भी हमारा एक प्रॉब्लम एरिया है। जो 3 स्टेट्स हैं जो कि पहले एस्पायरेंट में थी, यूपी, बिहार और असम, वो परफॉर्मर कैटेगरी में चली गई हैं, मतलब कि अच्छी बात, उन्होंने इम्प्रूव किया है। 5 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, सिक्किम, जो कि परफॉर्मर कैटेगरी में थी, वो फ्रंट रनर में चली गई हैं। तो गाइस समझ में आ गया ये आपको। नेक्स्ट, पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ऑर्गेनाइज करी है एक वर्कशॉप, नेशनल वर्कशॉप फॉर पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर। पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर है क्या, ये देख लेते हैं। जो पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर हैं एस्टैब्लिश किसके द्वारा किए गए थे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा। ये 17 मेजरली 17 स्टेट्स में है और 18 है, ये टोटल 18 पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर्स हैं स्प्रेड ओवर 17 मेजर स्टेट में। ये ऑटोनॉमस इन नेचर होते हैं, ये खुद को खुद ही कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर द कंट्रोल ऑफ देयर होस्ट यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स को इंटरटेक करते हैं सो दैट हम फैमिली प्लानिंग, डेमोग्राफिक रिसर्च एंड बायोलॉजिकल स्टडीज़ एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन कंट्रोल, ताकि हम पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में लोगों को अवेयर कर सकें। कुछ प्लान भी फॉर्मुलेट करते हैं, स्ट्रेटेजीज़ करता है, पॉलिसी भी इंटरवेन करता है। इन्वॉल्व इन अदर्स, ये कुछ और स्टडीज़ में भी इन्वॉल्व है, जैसे सच एज कॉन्करेंट इवोल्यूशन ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, लार्ज स्केल सैंपल सर्वे ऑफ द मिनिस्ट्री लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एंड लॉन्गिट्यूडल एजिंग स्टडी इन इंडिया। मतलब पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर के बहुत काम है, हमने ये शो किया है, ये सब काम है जो मैंने डिस्कस कर दिया है। दे आर प्रोवाइडेड 100% सेंट्रल असिस्टेंस, सारे की सारी असिस्टेंस सेंटर ही इसको प्रोवाइड करता है, स्टेट की कोई असिस्टेंस इसे नहीं है। कितने हैं, 18 पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर्स हैं जो कि स्प्रेड ओवर 17 स्टेट्स और यूटीज़ में। अब गाइस नेक्स्ट न्यूज़ देख लो, न्यू फूड पैकेजिंग नॉर्म्स। रिसेंटली FSSAI ने अपडेट किए हैं कुछ फूड पैकेजिंग के नॉर्म्स, न्यू गाइडलाइंस आई हैं। एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2000 विल कम इनटू द फोर्स इन जुलाई 2019। जो गाइडलाइन 2011 में आई थी वो अब फोर्स होंगी जुलाई 2019 में, और हर एक जो फूड बिजनेस है उनको इसको फॉलो करना होगा। FSSAI ने बैन कर दिया न्यूज़पेपर का यूज़ करना, रिसाइकल पेपर का, कार्डबोर्ड का, प्लास्टिक रिसीट्स या रिसाइकल प्लास्टिक टू रैप द फूड डायरेक्टली। मतलब फूड को डायरेक्टली, जैसे आप रैप करके, आप जैसे कभी टिफ़िन में खाना लेके गए होते हो, स्कूल में छोटे होते हो तो अखबार में रैप करके लेके जाते हो, ठीक है। खैर ये सब बैन कर दिया है FSSAI ने। मतलब जो फूड का बिज़नेस कर रहे हो, मैं घर की बात नहीं कर रही हूँ, जो फूड का बिज़नेस कर रहे हैं उन सब के लिए सब बैन कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि इन्हें देख पाया गया है कि जो न्यूज़ प्रिंट की जो इंक है और या फिर जो डाई है वो क्या करती है, कुछ कार्सिनोजिक इफेक्ट है, मतलब कि उससे कैंसर हो सकता है। इस वजह से न्यूज़पेपर का डायरेक्ट फूड के कॉन्टेक्ट में नहीं आ सकता, इसको बैन कर दिया है। उन्होंने क्या किया है, दे ऑल्सो रेफरेंस स्पेसिफिक इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर प्रिंटिंग इट। मतलब अगर जैसे फूड के जो पैकेट्स होते हैं उन पर भी कुछ लिखा होता है ना, उस पर प्रिंटिंग होती है, तो उनके स्टैंडर्ड्स में भी रेगुलेशन लाई है। सुजेस्ट पैकेजिंग मटेरियल फॉर डिफरेंट फूड प्रोडक्ट कैटेगरी। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कि कोई भी मटेरियल जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है फूड को पैकेज करते हुए, प्रिपेयर करते हुए, वो शेल भी ऑफ फूड ग्रेड क्वालिटी, वो फूड ग्रेड क्वालिटी का ही होना चाहिए। जो कंटेनर एक बार यूज़ हो गया उसको दोबारा नहीं यूज़ करना है। जो रेगुलेशंस हैं वो फूड पैकेजिंग मटेरियल का, वो कंप्लाई करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड के शेड्यूल 1, 2, 3। शेड्यूल 1 किसके लिए होता है, पेपर और पेपर बोर्ड मटेरियल के, सेकंड होता है मेटल और मेटल अलॉय, थर्ड होता है प्लास्टिक मटेरियल रिस्पेक्टिवली। दे इंक्लूड बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर द पैकेजिंग मटेरियल। दोनों इसकी रिक्वायरमेंट बताइए, जनरल भी, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। देखो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जब हम फूड के डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं तो वो केमिकल्स क्या होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं, जैसे बेरियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, लिथियम, मैग्नीज और जिंक हो गया। इसलिए जो उन्होंने क्या किया है FSSAI ने, उसकी प्रिस्क्राइब कर दिया कि ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट कितनी होनी चाहिए, सिर्फ इतनी होनी चाहिए 60 mg/kg, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि अगर आपने फूड को रैप किया किसी भी पेपर में या किसी भी प्लास्टिक के मटेरियल में, अगर तो ये केमिकल्स इतनी लिमिट तक आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर उससे ज़्यादा आते हैं देन इट कैन बी अ डेंजर। तो सिर्फ माइग्रेशन लिमिट इतनी इन्होंने अलाउड किया है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। कुछ रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस आए हैं
वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जो कि रिलीज़ के द्वारा की गई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इसमें ये बताया कि जो इंटरनेशनल माइग्रेशन मतलब कि इंडिया से हम कहीं और जा रहे हैं किसी और कंट्री में, तो ये क्या है, माइग्रेशन हो रहा है। कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, कोई जॉब के लिए जा रहा है, तो ये सब माइग्रेशन है। तो हमने देखा जो नंबर ऑफ़ इंटरनेशनल माइग्रेंट जो 2019 में वो 270 मिलियन है। और सबसे ज़्यादा डेस्टिनेशन कोई रही है यूएस। मतलब अगर कोई भी बाहर जाता है किसी भी कंट्री से, सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहे हैं लोग, यूएस में ही जा रहे हैं। और इंडिया कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेंट। मतलब सबसे ज़्यादा माइग्रेंट कहाँ से कर रहे हैं, इंडिया से ही कर रहे हैं। इंडिया रैंक 1 पे है। उसके बाद फॉलोड बाय द मैक्सिको एंड द चाइना। टॉप 3 रेसिडेंट बताए थे, इंडिया, चाइना एंड मैक्सिको। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के बारे में देख लेते हैं। 1951 में इस्टेब्लिश हुआ था। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्क करता है माइग्रेशन की में देखता है। इंडिया इसका वन ऑफ इट्स 173 मेंबर, इंडिया इसका मेंबर है। टोटल मेंबर्स के कितने हैं, 173। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स। लाइवेबिलिटी इंडेक्स का मतलब है कि आप जहाँ रह रहे हो उसमें रहने में कितनी अच्छी है वो जगह। मतलब कि ये बताया कि कौन सी सिटी सबसे अच्छी है रहने के लिए। हर एक फैक्टर पे कवर करती है, जैसे 30 इंडिकेटर्स इसमें कवर करती है। जो ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स है वो रिलीज़ किसके द्वारा की जाता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। ये एनुअल इंडेक्स है, ग्लोबल सिटीज़ को रैंक करता है अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग कंडीशन, मतलब लिविंग कंडीशन पे। ठीक है, जो 30 इंडिकेटर्स पे कवर करता है 5 ब्रॉड कैटेगरी में। स्टेबिलिटी कितनी है, हेल्थ केयर कैसा है, कल्चर और एनवायरनमेंट, एजुकेशन कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब इंडिकेटर्स पे न्यू दिल्ली और मुंबई हमारे इंडिया में से रैंक किए कितने, 118th एंड 119th पोजीशन में आउट ऑफ 140 सिटीज़ इन द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स में 140 सिटीज़ को कवर किया गया, मतलब उनको रैंक किया गया है, जिसमें इंडिया में से सिर्फ 2 सिटीज़ को ऐड किया, दैट इज़ न्यू दिल्ली और मुंबई, जिनका रैंक 118 और 119 है। 2018 में जो न्यू दिल्ली और मुंबई का रैंक था वो 112 और 117 था, मतलब कि इस बार डिक्रीज़ हुआ है। वीना ने अभी भी सबसे वर्ल्ड की मोस्ट लाइवेबल सिटी है, मतलब इसका रैंक 1 है ग्लोबल लाइवेबिलिटी सिटी का। गाइस देखो, कोई भी अगर इंडेक्स आता है तो उसमें एक तो इंडिया का रैंक क्या है वो तो याद रखना ही रखना है, बाकी उसका टॉप जो सिटी और जो वर्स्ट है वो भी याद रखना ही है। और ये भी हमेशा याद रखना है कि इंडिया ने परफॉर्म किया या डाउनग्रेड किया, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स ये किसने रिलीज़ किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अगर हमने आपको कुछ याद हो तो हमने सबसे फर्स्ट मैगजीन में ग्लोबल जेंडर गैप पढ़ा था रिपोर्ट, वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने डेवलप किया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड पॉलिसी मेकर्स विद द मीन्स टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूविंग सोशल मोबिलिटी एंड प्रमोटिंग इक्वली शेयर्ड अपॉर्चुनिटीज इन देयर इकोनॉमी रिगार्डलेस ऑफ देयर डेवलपमेंट। 82 इकोनॉमीज़ को कवर करती है वर्ल्ड इकोनॉमी, ये जो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स है 82 इकोनॉमीज़ को इसने कवर किया है 10 पिलर्स पे, दैट इज़ हेल्थ, मेनली 5 की डायमेंशन है इसकी, हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, वर्क, प्रोटेक्शन एंड इंस्टीट्यूशन। फाइंडिंग एंड डेनमार्क सबसे पहली पोजीशन लिया जाए, फॉलोड बाय नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्वीडन। और इंडिया का रैंक 76 आउट ऑफ 82 इकोनॉमी, जो कि बेकार रैंक है बहुत ज़्यादा। अवार्ड देख लेते हैं बस। नारी शक्ति पुरस्कार, पहले इस अवार्ड का नाम ही क्या था, स्त्री शक्ति पुरस्कार, बस अब स्त्री से क्या कर दिया, नारी कर दिया। तो ये किसने, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इनवाइट किया एप्लीकेशन फॉर द नारी शक्ति पुरस्कार फॉर द ईयर 2019। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। ये किसके द्वारा दिया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जाता है। हर साल किस पे दिया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन 8 मार्च पे दिया जाता है। किसको दिया जाता है, किसी भी एक इंडिविजुअल वुमेन को भी दे सकते हो, किसी ग्रुप को दे सकते हैं, इंस्टीट्यूशन को दे सकते हैं। तो NGO करता हो, जो भी NGO किस में काम करता हो, सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के बारे में काम करता हूँ। मैंने आपको बता दिया, किसी को भी दे सकते हैं, इंडिविजुअल को, ग्रुप को, इंस्टीट्यूशन या NGO के द्वारा। एनकरेज वुमेन को करता है टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, एनकरेज वुमेन स्किल डेवलपमेंट इन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर, फैसिलिटेट बेसिक रूरल वुमेन को बेसिक कम्युनिटीज प्रोवाइड करता है, जो प्रमोट वुमेन इन सेक्टर्स लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, सिग्निफिकेंटली वर्क टुवर्ड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलनेस एक्सेट्रा फॉर वुमेन। तो इन सब में जिसने काम किया हो उन सबको ये अवार्ड देता है। एक लास्ट अवार्ड है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ये नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड है जो कि 2016 में ये 36 लोगों को दिया है। इस बार किसको दिया गया, लिनी पुथुश्री। लिनी पुथुश्री को, जो कि एक नर्स थी केरला में, और ये ड्यूटी पे ही पास अवे हो गई थी, मर गई थी, वाइल केयरिंग फॉर द निपा इन्फेक्टेड पेशेंट इन द केरला। इस अवार्ड को 1973 में बनाया गया था।
एज अ मार्क फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द मेरिटोरियस सर्विस रेंडर्ड बाय द नर्सेज टू द सोसाइटी। इसको 1973 में इसलिए बनाया गया था ताकि नर्सेज का सोसाइटी में क्या योगदान है उसको एक रिकॉग्निशन देने के लिए। 2019 में ये अवार्ड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर था पहले, इसको फिर ट्रांसफ़र कर दिया गया इंडियन नर्सिंग काउंसिल को। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिसके नाम पे ये अवार्ड रखा है वो कौन थी, उसको लेडी विद द लैम्प भी बोलते हैं। ये ब्रिटिश की एक नर्स थी, स्टैटिस्टिशियन, सोशल रिफॉर्मर थी, हु वाज द फाउंडेशनल फिलोसफर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग। WHO ने 2020 को एज अ ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ भी घोषित कर दिया है, और अब वो लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सही घोषित किया है ना, क्योंकि वैसे तो ये इसलिए घोषित किया था क्योंकि 2020 मार्क कर रहा है 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। लेकिन अब हम कोरोना के चलते आप देख रहे हो कि नर्सेज ही सबसे हमारे फ्रंट रनर अप है, तो इसलिए WHO ने पहले इसको मार्क कर दिया था 2020 एज द ईयर ऑफ नर्स एंड द मिडवाइफ टू मार्क द 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो गाइस सोशल इश्यूज़ की मैगजीन कवर हो गई है, अब हम नेक्स्ट मैगजीन के साथ आएंगे। आप अगर अपनी मर्ज़ी से कमेंट करो कि मैं कौन सी मैगजीन लाऊँ तो आप अपनी कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मैं अपने हिसाब से कोई भी मैगजीन स्टार्ट कर दूँगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय।